सुमन बेटा, मैं सोच रहा था कि तुम बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हो। तुम्हें तुम्हारे मायके गए हुए साल भर से ज्यादा हो गया है। हमारा ध्यान रखते रखते लगता है तुम अपना मायका ही भूल गई हो। मगर जरा अपने पापा की तो सोचो। उनका मन तुम्हें देखने को कितना तड़पता होगा। भले मुंह से वह कुछ ना कहे, मगर मैं जानता हूँ पिता का मन तो बेटी के लिए तड़पता ही है। राम प्रकाश जी अपनी बहू सुमन से कहते हैं। सुमन बोली, क्या बात है पापा जी, अचानक आप मुझे यहाँ मायके जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? खैर, पहले मैं घर के सब काम निपटा लूं, फिर आपसे बात करूंगी। इतना कहकर सुमन रसोई की ओर चली गई। सुमन खाना तो बना रही थी, पर साथ ही साथ वह अपने ससुर जी की बातें हजम नहीं कर पा रही थी। वह सोचने लगी, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने मेरी मर्जी से मुझे मायके जाने दिया हो। जब सासू माँ जिंदा थी तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में कभी कभी मायके जाना हो भी जाता था, मगर उनके जाने के बाद तो कभी इस घर की चाकरी से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने जब भी कभी गलती से मायके जाने का नाम लिया, मेरे पति प्रवीण तो मान भी जाते हैं, मगर ससुर जी तो सबसे ज्यादा हल्ला मचाते थे। कभी कहेंगे, हमसे इस उम्र में बाहर का खाना नहीं खाया जाता, पेट खराब हो जाता है, जबकि छुप छुपा कर अपने दोस्तों के साथ नुक्कड़ वाले होटल के चक्कर लगाते हैं और शाम को वापस आकर कहते हैं कि दिन का खाया हुआ हजम नहीं हुआ है, इसलिए अब रात का खाना नहीं खाऊंगा। सुमन को याद आया कि जब एक बार 15 दिनों के लिए उसे मायके जाना था तो उसने एक खाना बनाने वाली कुक को लगा लिया था। उसके खाने में यह 100 बुराइयां निकालते थे। भरी थाली छोड़कर खड़े हो जाते थे और कहते कि बहू, अगर मेरा खाना बनाना तुम पर भारी पड़ रहा है तो कहो मैं वृद्ध आश्रम चला जाता हूँ। इसी कारण पिछले 1.5 साल से सुमन अपने मायके की सूरत नहीं देख पाई है, जबकि उसके ससुराल से उसके मायके का 8 घंटे का रास्ता है। पर आज यह गंगा उल्टी दिशा में कैसे बह रही है, जो उसके ससुर जी उसे सामने से उसे मायके जाने के लिए कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद सुमन थाली में खाना लगाकर अपने ससुर जी को देने गई तो वह बोले, क्या बात है बहू, तुम्हारे चेहरे पर मायके जाने की खुशी नहीं दिख रही है। सुमन को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। राम प्रकाश जी बोले, दरअसल आज तुम्हारे पिता का फोन आया था, सबका हाल चाल पूछ रहे थे, तो मैं उनके स्वर से ही उनकी पीड़ा समझ गया कि वह तुम्हें याद कर रहे हैं और तुमसे मिलने के लिए ललाहित है, मगर खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे थे। ऐसा करो, 2-4 दिन मायके हो आओ, उनको भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। चेहरे पर फीकी हंसी सजाते हुए सुमन बोली, वो तो ठीक है पापा जी, मगर अभी बच्चों की छुट्टियां कहाँ हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ? तो राम प्रकाश जी बोले, अरे कौन सा बच्चे तुम्हारे आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं, जो 2-4 दिन में नुकसान हो जाएगा। एक चौथी में है, दूसरा छठी में। 2 दिन की छुट्टी कर दो, फिर आ जाना। सुमन चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली गई। सुमन समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह माजरा क्या है। शाम को जब प्रवीण दफ्तर से लौटे तो सुमन ने पूरी बात बताई। प्रवीण भी चकित रह गए और बोले, पिताजी ऐसा बोल रहे थे, मैंने तो जब भी उनसे तुम्हारे मायके जाने की बात की है, मुझे 10 बातें सुनने को मिली है। कहते थे मायके में रहने का इतना ही शौक था तो ब्याह ही क्यों किया था। शादी के बाद लड़की की पहली जिम्मेदारी ससुराल की बनती है, मायके के लिए तो वह मेहमान होती है, वगैरह वगैरह। ऐसा करो, इससे पहले कि वह अपनी बात से पलटे, चुपचाप सामान पैक करो और मायके निकल लो। अरे मैं तो कहता हूँ 2-4 दिन नहीं, बल्कि 1-2 हफ्ते रहकर आना, 2 हफ्ते रहकर आना। यह कहकर वह हंसने लगा। सुमन बोली, आपकी हंसी छूट रही है, आज सुबह से मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा है कि आखिर आपके पिताजी ने ऐसा कहा क्यों। खैर छोड़िए, मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर वह रसोई में चली गई। रात को जब सब डिनर करने बैठे तो राम प्रकाश जी ने फिर पूछा, तो बताओ बहू, क्या सोचा है तुमने, कब जा रही हो मायके? प्रवीण बोला, अरे सोचना क्या है पिताजी, आप इतना कह रहे हैं तो चली जाएगी वो, आपका कहना कैसे टाल सकती है। मैं कल ही जाने के टिकट करता हूँ।
प्रवीण की बातें सुनकर सुमन के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और बच्चे भी खुश हो गए। राम प्रकाश जी बोले, हाँ हाँ जरूर जाओ बहू, सच में तुम्हारे पिताजी के बारे में सोचता हूँ तो बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी माता जी के देहांत के बाद वो अकेले रह गए हैं, ऐसे में तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सुमन बोली, अकेले क्यों, मेरे भैया भाभी तो पापा के साथ ही रहते हैं ना, और वे पापा का भरपूर ख्याल रखते हैं। राम प्रकाश जी झट से बोले, हाँ ध्यान तो रखते हैं, मगर पिता का दिल तो बस बेटी के लिए ही तड़पता है। मैं तो उन्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, 2-4 दिन के लिए यहाँ आकर अपनी बेटी के पास रह लीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, पर वो है कि मानते ही नहीं। उनकी बातें सुनकर सुमन बोली। सुमन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने आश्चर्य से अपने पति की तरफ देखा और धीरे से उसके कान में बोली, अरे यह क्या हो गया है, मेरे पापा जब भी कभी यहाँ पर आए हैं और चाय नाश्ता भी कर लिया है तो अगले 2 दिनों तक आपके पिता कितना कुछ सुनाते रहते थे कि शास्त्रों के अनुसार तो बेटे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। मम्मी जी तो कभी कुछ नहीं कहती थी, मगर ससुर जी, याद है ना आपको, एक रोज उन्होंने क्या कहा था, कन्यादान के बाद कन्या मायके के लिए पराई हो जाती है, 2-4 दिन मेहमान बनकर रहती है और लौट कर आ जाती है, उसका वहाँ कोई हक नहीं रहता। पर आज आखिर पापा जी को क्या हो गया जो महानता की मूर्ति बने जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ जरूर कोई बात है। प्रवीण ने जल्दी से सुमन को खुद से दूर किया और पिताजी की तरफ इशारा किया तो राम प्रकाश जी बोले, अरे बहू, आजकल बेटा बेटी में कुछ फर्क नहीं होता है, माता पिता पर दोनों का ही बराबर का हक बनता है। आजकल तो सरकार ने भी कानून बना दिया है कि पिता की संपत्ति में बेटा बेटी बराबर के हकदार होते हैं। मेरी तो कोई बेटी नहीं है, वरना मैं उसे अपनी संपत्ति में से आधा हिस्सा जरूर दे देता। प्रवीण बोला, पिताजी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर मायका सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि फर्ज निभाने के लिए भी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जरूरत के समय मायके को याद करो और जब उन्हें जरूरत हो तो उन्हें शास्त्रों का ज्ञान दो। राम प्रकाश जी बोले, तुम चुप करो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। बहू मायके जाएगी, संपत्ति और हिस्से जैसे शब्द सुनकर सुमन को एकाएक झटका लगा कि यह क्या नया राग छेड़ रहे हैं मेरी भावनाओं की। अचानक से इन्हें चिंता होने लगी। सुमन अपने ससुर की बात सुनकर चौकन्ना हो गई। प्रवीण ने अपने कमरे में जाकर अगले शुक्रवार की टिकट बुक करा दी और बच्चों को जब तारीख का पता चला तो वह आज से ही पढ़ाई लिखाई छोड़कर ननिहाल की बातें करने लगे कि नानू कैसे उन्हें अपने साथ बाजार ले जाते थे, मनपसंद आइसक्रीम खिलाते थे, मामी कैसे उनके लिए नई नई डिश बनाती थी और मामा जी तो अलादीन के जीन हैं, जो फरमाइश करो पल में पूरी कर देते, वगैरह वगैरह। बच्चों की उत्सुकता को देखकर सुमन खुश थी, कारण जो भी हो, मगर ससुर जी के लिए उसके मन से धन्यवाद निकला। अगले दिन सुमन बाजार से सब्जी लाने जा रही थी तो राम प्रकाश जी बोले, अरे बहू, तुम क्यों जा रही हो, मैं जाकर ला देता हूँ। वैसे भी अगले हफ्ते तुम चली जाओगी तो फालतू में सब्जी बर्बाद हो जाएगी। पूरे दिन राम प्रकाश जी सुमन की मदद करते रहे। वह हैरान थी। देखते देखते पूरा हफ्ता निकल गया। वैसे भी गृहिणी को सूरज का निकलना और सूरज ढलना यही दिखता है। अचानक से सुमन ने सोचा कि पापा को फोन करके आने की खबर दे देती हूँ। उसने अपने पिता अशोक बाबू को फोन करके अपने वहां आने की बात बताई। अशोक बाबू यह सुनकर खुश हो गए और कहने लगे, कुछ रोज पहले तुम्हारे ससुर जी से बात हुई थी, सोचा नहीं था कि वो तुम्हें इतनी जल्दी भेजने को तैयार हो जाएंगे। तो सुमन बोली, वह सब तो ठीक है पापा, मगर क्या आपने उनसे कुछ और भी बात की थी? प्रॉपर्टी के संबंध में अशोक बाबू बोले, हाँ हाँ कहा तो था उनसे कि अगले हफ्ते वसीयत बनवा रहा हूँ, बस एक वही काम बचा है। क्यों, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा क्या? चलो कोई बात नहीं, अब तुम आ रही हो तो अच्छा है। जो कुछ है तुम दोनों भाई बहन के सामने आधा आधा बांटकर मैं भी चैन की सांस लूंगा। सुमन को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने तुरंत प्रवीण को सारी बात बताई और बोली, अब समझ में आया
कि क्यों आपके पापा मुझे मायके भेजने के लिए इतने उतावले हो रहे थे। वह चाहते थे कि मैं मायके जाऊं और वसीयत मेरे सामने बटे ताकि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। इतने प्यार और परवाह में लपेटकर जिस तरह से उन्होंने अपनी मनसा दिखाई, छी, यह सब सोचकर सुमन का मन, जो उन्हें कल तक धन्यवाद दे रहा था, आज करेले जैसा कड़वा हो गया। तो प्रवीण बोला, उनकी मनसा का छोड़ो, तुम्हारा मन जो चाहता है तुम वही करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुमन बोली, आप खुद सोचिए, पापा के पास से संपत्ति के नाम पर है ही क्या? सारी जमा पूंजी तो पढ़ाई लिखाई और मेरी शादी में लगा दी। ले देकर वह मकान है, भाई को तो पीछे से प्रॉपर्टी के नाम पर वही एक सहारा है। मैं उनमें भी हिस्सा ले लूं? छी छी, विवाह के उपरांत और माँ के चले जाने के बाद भाई ने ही पापा को संभाला है, मैं तो कुछ करने भी नहीं गई। और आज पापा जी ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या कमी है उनके पास? दो मकान हैं, एक प्लॉट है, आप इकलौते बेटे, फिर क्यों इतनी हाय हाय मचा रखी है उन्होंने? प्रवीण बोला, कुछ लोगों की सोच कभी नहीं बदलती, पर मेरा मानना है कि मायका सिर्फ मांगने के लिए नहीं होता, बल्कि फर्ज निभाने के लिए भी होता है। और तुम्हें जब भी मौका मिले तुम कभी पीछे मत हटना। अब सो जाओ, कल तुम्हें निकलना भी है। इतना कहकर वे लोग सो गए। अगली सुबह सुमन जब अपने ससुर जी के लिए चाय लेकर आई तो उनके मन को टटोलने के लिए कहने लगी, पापा जी, जैसा आपने कहा था मैं आज पापा के यहाँ जा रही हूँ। बड़े खुश थे वह और कह रहे थे कि वसीयत बनवाने वाले हैं और संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे नाम करना चाहते हैं, मगर मैंने साफ साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि ऐसा सोचना भी मत, वरना आप बहुत नाराज हो जाएंगे। अशोक बाबू अचानक से बोले, नाराज? मैं भला क्यों नाराज होने लगा? और ऐसा तुमने कहा ही क्यों? अशोक बाबू की आशाओं पर मानो सुमन ने पानी फेर दिया हो। सुमन बोली, पापा जी, आप ही तो कहा करते थे कन्यादान के बाद लड़की पराई हो जाती है, उसका मायके पर कोई हक नहीं रहता। और अब जब कोई हक ही नहीं है तो फिर मैं संपत्ति पर कैसे हक जता सकती हूँ? ससुर जी का चेहरा तो मानो पीला होने लगा। वे बोले, अरे वह तो पुरानी बात है बहू, आजकल यह सब कौन मानता है? आजकल तो बेटा बेटी बराबर है। पहले हमें समझ नहीं थी, इसलिए कभी गलती से मुंह से निकल गया होगा, मगर अब हमने भी जमाने के हिसाब से चलना सीख लिया है। देखो, तुम मना मत करो, उस घर में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, तो पिता के जाने के बाद भी तुम्हारा मायका बना रहेगा। भाई भाभी तुम्हारी इज्जत करेंगे, वरना तो रिश्तों को बदलते देर नहीं लगती। उनकी बात से सुमन भीतर ही भीतर सुलग रही थी। सुमन कुछ सोचकर बोली, ठीक है पापा जी, यदि आप कहते हैं कि बेटा बेटी दोनों बराबर होते हैं तो ऐसा ही सही, मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। बहू की बात सुनकर राम प्रकाश जी ने ठंडी सांस ली और सुमन बनावटी मुस्कान लिए वहां से चली गई। देखते ही देखते 11 बज गए। सुमन बच्चों के साथ ट्रेन में बैठ अपने मायके के लिए निकल गई। जैसे जैसे ट्रेन खेत खलियानों से गुजरते हुए सुमन के मायके के शहर की ओर बढ़ रही थी, सुमन का दिल खुशी से उछल रहा था, क्योंकि मायका किसी मकान का नाम नहीं होता, ना ही मायका किसी एक परिवार तक सीमित होता है। मायके के नाम पर तो लड़की को शहर से ही प्यार हो जाता है। घर पहुंचकर सुमन के भाई भाभी ने उसका खूब सत्कार किया। पिताजी से भी उसे भरपूर दुलार मिला। तरस गई थी वह इस सुख के लिए, थक गई थी माँ और बहू और पत्नी बनते बनते। बात जब वसीयत की आई तो उसने कुछ भी लेने से मना कर दिया, मगर उसके भाई अमित ने उसे खूब समझाया। देखो सुमन, ना तुम्हारे घर में कमी है ना मुझे कमी है, पापा का जो दिल कर रहा है उन्हें करने दो। उन्होंने अपने दोनों बच्चों में कभी फर्क नहीं किया। अगर आज वह यह फैसला ले रहे हैं तो उन्हें करने दो, वरना वह अपराध बोध में घिरे रहेंगे, जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए आशीर्वाद वह जो कुछ देना चाहते हैं उसे खुशी से रख लो, उनका समझ कर ही रख लो। बहुत समझाने पर सुमन ने अपने पापा की बात मान ली और अपने ससुर जी को फोन करके बताया कि पापा और भाई की सहमति से इस घर में अब मेरा भी हिस्सा होगा। और वह 2 दिन बाद ससुराल लौट आई।
ये खबर सुनकर राम प्रकाश जी बहुत खुश थे। अब तो बस वह बहू के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि आकर वापस से वह पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी और रसोई संभाले। जो वह चाहते थे बस वह पूरा हुआ। 2 दिन बाद सुमन जब घर आई तो राम प्रकाश जी अचंभित रह गए, क्योंकि 2 बड़े सूटकेस के साथ उसके पिताजी भी साथ आए थे। प्रवीण भाग भाग कर उनकी आवभगत कर रहा था और उनके सामान गेस्ट रूम में रखने लगा। राम प्रकाश जी बड़ी चतुराई के साथ बोले, बहू समधी जी यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाने आए हैं क्या? तबीयत कुछ ढीली लग रही है उनकी। वैसे उनका कितने दिनों का प्रोग्राम है? उनकी चतुराई को सुमन तुरंत भाप गई कि वह क्या कहना चाहते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा बिल्कुल भले चंगे हैं। पापा जी, आपने ही तो कहा था कि आज के जमाने में बेटा बेटी का बराबर का हक है। बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए। इसलिए संपत्ति के साथ साथ मैं अपने भाई से अपने हक में पापा को भी लेकर आ गई। मेरे मायके की असली पूंजी तो मेरे पिता हैं, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती थी। मैंने अपने भाई से कह दिया है, तुमने बहुत साल पापा की सेवा कर ली, अब मेरी बारी है। मायका सिर्फ मांगने के लिए नहीं, फर्ज निभाने के लिए भी होता है, ऐसा मेरे ससुर जी कहते हैं। इसलिए आज से पापा मेरे साथ रहेंगे। जैसे एक पापा का ध्यान रखती हूँ, वैसे दूसरे पापा का भी ध्यान रखूंगी। अब तो आप खुश है ना पापा जी? इतना कहकर आत्मविश्वास से सुमन अपने पापा को उनका कमरा दिखाने चली गई। राम प्रकाश जी को लगा कि वे अपने ही बिछाए गए जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। बहू तो पराई थी ही, बेटा जिस तरह से अपने ससुर की आओ भगत कर रहा था, उन्हें लगा अब उनका बेटा भी उनके हाथ से निकल गया है। अब वह सिर पकड़ के बैठ गए। अब उनके हाथ में अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं था। सच कहा था किसी ने, लालच बुरी बला है। जब कोई दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो एक दिन वह खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल कहानी राजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।